नमस्कार बच्चों। कक्षा नवमीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दूसरे पाठ राहुल सांस्कृतायन के लहासा की ओर के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने लेखक के जीवन परिचय को पढ़ा था, फिर पाठ प्रवेश पढ़ा था और उसके बाद लेखक की तिब्बत यात्रा के बारे में पता किया था कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। जैसे वहाँ जातिवादी छुआछात, औरतें पर्दा नहीं करती थीं, आप घर के बिल्कुल अंदर तक जा सकते हैं, अगर आप अपरिचित हों तो भी घर की बहू या सास आपकी झोली में चाय दे सकती हैं और उसको पका सकती है। लेखक के साथ उनके मित्र सुमति भी थे जो कि जजमानी करते थे और उन्होंने बताया कि 5 साल पहले जब आए थे तब तो हमें अच्छे घर मिल गए थे, लेकिन अब 5 साल के बाद अच्छे वेश में आए तब भी उनको रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं मिली। शायद मनोवृत्ति परिवर्तित हो गई हो या शाम के वक्त उछंग पी करके होश हवास खो बैठे हों। फिर वो बता रहे हैं कि तिब्बत में 16-17 हज़ार फीट की तरफ उन्हें ऊपर जाना था। यहाँ पर डाकू खास करके रहते थे, यहाँ पर हथियार रखने का कानून नहीं था, लोग लाठी की तरह से पिस्तौल और बंदूक रखते थे। और ये कहते थे जब हमें ऐसा लगता था कि कोई डाकू आ रहा है तो हम भिखारी के वेश में जीभ निकाल करके कुछ ही एक एक पैसा करके भीख मांगने की एक्टिंग करते थे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। डांडा क्या होता है? ऊंची जमीन। और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अब वो कहते हैं हमारे दक्षिण की तरफ, ये देशज शब्द हैं, दक्षिण पश्चिम, ये मतलब वैसे बोले नहीं जाते हैं, छोटी छोटी जगहों पर बोले जाते हैं गाँव में, इसलिए उनको देशज शब्द कहते हैं। कहते हैं हमारे जो दक्षिण की तरफ और पूरब से पश्चिम की ओर जो हिमालय के हजारों सफ़ेद शिखर थे, चोटियाँ थी, वो चली गई थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अब कहते हैं जो हमें टीले की तरह से पहाड़ दिख रहे थे वो बिल्कुल नंगे थे। नंगे मतलब वहाँ पेड़ नहीं थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। कहते वहाँ पर एक देवता का मंदिर बनाया हुआ था। अब हमें बराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दान क्विस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डॉन क्विक्स्तो क्या है? ये एक स्पेनिश उपन्यासकार हैं जो कि अपने घोड़े पर चलते थे। ये 17वीं शताब्दी में हुए हैं। ये उन्हीं अपने घोड़े पर चलते थे, उस घोड़े के नायक थे ये। तो कहते मैं उसी तरह से झूमता हुआ चल रहा था। जान नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे मतलब 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। अब मील आप जानती हैं, लगभग 1.5 किलोमीटर। तो कहते मैं इतना चला गया था। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, अर्थात मैं गलत आ गया हूँ। एक तो वो पहले लेट हो रहे थे क्योंकि घोड़ा उनका सुस्त था, और ऊपर से उन्होंने गलत रास्ता और पकड़ लिया। ये एक बाद में प्रश्न आएगा कि उनके वो लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस तरह पिछड़ गया, तो उसका उत्तर यहाँ पर मिलेगा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। मतलब जो तिब्बती लोग होते हैं कि वो गोरे होते हैं तो कहते हैं गुस्सा आता है तो वो और ज़्यादा लाल दिखते हैं। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 2-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर
सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे क्योंकि सुमति यजमानी करते थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब थुक्पा क्या होता है? एक खाद्य पदार्थ है जो कि सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। अब ये कह रहे हैं वहाँ पर कपड़े की पतली पतली चिरी हुई, फटी हुई कपड़ों के गंडे मतलब मंत्रित धागे वहाँ लगे हुए थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे, और अगर वो ख़त्म भी हो जाते थे तो फिर बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ताभर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दूं, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम ऐसा करो आसपास के गांव में मत जाओ, उसकी पैसों की भरपाई मैं कर दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। अब वो क्या है कि जो यजमानी करते थे अपने यजमानों को अभिमंत्रित धागे बांटते थे। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया क्या है? भारवाहक, जो कि सामान को उठाते हैं, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी कड़ी मालूम होती है क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। ललाट मतलब माथा, क्योंकि सूरज की किरण सीधी आ रही है तो शरीर के आगे के हिस्से में तो गर्मी है पर पीछे बर्फ़ लग रही है क्योंकि ठंडा इलाका है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। जगह का नाम है शेखर विहार। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। जागीरदार, जागीर कहते हैं ज़मीन, ज़मींदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों, विहारों के हाथ में है, और उनमें बहुत सारा जो हिस्सा है मठों का है। मठ क्या है? बौद्ध मंदिर, उनको विहार भी कहते हैं। बिहार नहीं, विहार। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? कुछ मजदूरी भी करवाते हैं और बहुत कम पैसों में उनको मजदूर मिल जाते हैं, या मंदिर के नाम से, विहार के नाम से लोग फ्री में भी कर देते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु कहते हैं मॉन्क्स को, जो बौद्धों में मॉन्क कहते हैं, भिक्षु, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। एक, क्योंकि एक तो वो जागीरदार हैं, जागीरदार का प्रतिनिधि है, और दूसरा उसका संबंध मंदिर से है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से नाम है, बड़े भद्र पुरुष थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वह बहुत प्रेम से मिले, क्योंकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। अब इस पंक्ति को ध्यान देंगे, लेखक का वहाँ पर क्या घूमने से प्रयोजन सिद्ध हुआ वो यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं वहाँ एक मंदिर में थे हम, वहाँ पर बुद्ध के वचनों के अनुवाद की हाथों से लिखित 103 पोथियाँ थीं। पोथियाँ मतलब मोटी मोटी पुस्तकें। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी, मतलब इतनी मोटी मोटी थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा कि मैं चला जाऊं क्या। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात पुस्तकों में रमा हुआ था, मैं उनको पढ़ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे और तब तक मैं आराम से उनका अध्ययन कर लूँगा, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए।
तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमस से विदाई लेकर चल पड़े। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ भी आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी बुक का प्रयोग किया है, तो एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।